तो मैंने भी देख ली इट वेलकम टू टेरी। और भाई जितने खूनी क्रूर सीन थे मैंने उतनी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन सीरीज कैसी रही, एक शब्द में कहूं तो बेहतरीन। मेरा मतलब है इतने थ्रिल, मिस्ट्री और हॉरर से भरी सीरीज मैंने बहुत समय बाद देखी और इसकी खास जरूरत भी थी। पेनीवाइज के एक सही परिचय की जरूरत थी। कौन है पेनीवाइज? वो डरावना क्लाउन जिसे आपने इट चैप्टर 1 और 2 में देखा है। पर क्या इस सीरीज के लिए वो फिल्में फिर से देखनी होंगी? बिल्कुल नहीं। यह सीरीज एक प्रीक्वल कहानी है, तो इसे देखने के बाद आप वह फिल्म देख सकते हैं। और यह सीरीज दिखाती है कि पेनीवाइज कितना भयानक जीव है। तो सब आराम से बैठिए, शुरू करें। कहानी की शुरुआत में हम मैटी नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो चुपचाप थिएटर में फिल्म देख रहा है। मैटी ने टिकट नहीं ली थी, वह छिपकर अंदर आया था, इसलिए गार्ड उसे ढूंढ रहा है। गार्ड ने थिएटर के कर्मचारी हैंक से पूछा कि क्या उसने किसी बच्चे को देखा है। हैंक ने बताया कि उसने नहीं देखा, लेकिन उसकी बेटी रॉनी ने देखा है। और क्या, रॉनी की मदद से मैटी को वहां से भागने का मौका मिल गया। खैर, मैटी का परिवार कहाँ है ये तो दिखाया नहीं, शायद वह परिवार छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। इस ठंड में वह सड़क पर घूम रहा है और उसी पल एक परिवार गाड़ी से गुजर रहा था। उन्होंने मैटी को लिफ्ट दी। उन्होंने देखा कि एक बच्चा इस ठंड में बाहर कांप रहा है, तो उन्होंने तय किया कि मैटी को उसके घर छोड़ आएंगे, लेकिन मैटी कहता है कि नहीं, खैर उसी आर्मी प्लेन से दो सैनिक मेजर हैंडलन और पॉल वहां उतरते हैं। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण किरदार है मेजर हैंडलन, जो हाल ही में कोरिया से एक मिशन कर लौटा है। पूरा देश और हर सैनिक उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा है। हालांकि वह काले रंग की थी, जिस कारण उसे उस समय रंगभेद झेलना पड़ा। वह देखती है कि उस बेस पर एक गुप्त प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरी ओर लिली नाम की एक छोटी लड़की है जिसे स्कूल में बहुत तंग किया जाता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हाल ही में वह पागल खाने से लौटी है। बात यह है कि उसके पिता कुछ समय पहले एक दुर्घटना में मर गए थे। वह एक अचार पैकिंग फैक्ट्री में काम करता था, मतलब जहां अचार की बोतलें पैक होती हैं। लिली वहां गलती से एक अंगूठी छोड़ आई थी। उसके पिता उसे वापस लाने गए और वहां एक दुर्घटना हुई जिससे वह मशीन में कुचल गए। कहा जाता है कि उसके शरीर के टुकड़े कई अचार के जारों में मिले। ये इतना भयानक है और लिली इस घटना के लिए खुद को दोषी मानती है क्योंकि उसकी छोड़ी अंगूठी लाने उसके पिता दोबारा फैक्ट्री गए थे, जिससे लिली मानसिक रूप से टूट जाती है और उसे पागल खाने भेज दिया जाता है। उस स्कूल में लिली की एक ही दोस्त है, मार्ज, जिसका पूरा नाम मार्गरेट है। लेकिन मार्ज एक संकट में है क्योंकि वह लिली से प्यार करती है। वहीं स्कूल में लड़कियों का एक और समूह है जिसे द पैटिकेक्स कहते हैं। मार्ज उस समूह के साथ भी रहना चाहती है, लेकिन उस समूह की लड़कियां लिली के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। अब मार्ज समझ नहीं पा रही किसका पक्ष ले। वहीं उसी स्कूल में हमें फील और टेरी भी दिखते हैं। फील वह लड़का है जो दूरबीन से आसमान के प्लेन देख रहा था। वह टीवी पर और चारों ओर चल रही विभिन्न साजिश सिद्धांतों पर विश्वास करता है। मतलब उसे लगता है कि चारों ओर इतने सैनिकों के प्लेन, एयरफोर्स के प्लेन उतर रहे हैं, जरूर कोई एलियन का मामला हुआ है। लेकिन वे ये भी नहीं भूले हैं कि 4 महीने पहले उनका एक प्यारा दोस्त गायब हो गया था जो फिर कभी नहीं मिला। कहानी की शुरुआत में मैटी नाम का जो लड़का
तो उसे देखा। मैटी इन्हीं का दोस्त था और टेडी को इस बात का दुख है कि जिस दिन मैटी गायब हुआ उस दिन उसका जन्मदिन था, पर उसके दोस्त उससे मिलने नहीं आए जबकि उन्होंने आने का वादा किया था। टेडी सोचता है कि शायद इसी वजह से मैटी उन्हें छोड़कर चला गया, क्योंकि उस दिन वे मैटी से नहीं मिले। ये दोनों लड़के ही नहीं बल्कि लिली भी मैटी को भूल नहीं पाई। मैटी शायद लिली को पसंद करता था और उसे अपने गुप्त अड्डे वाले टावर पर ले गया था जहां से पूरे शहर का शानदार नज़ारा दिखता है। लिली को भी लगता है कि शायद वह मैटी को समझ नहीं पाई, शायद इसी वजह से मैटी उसे छोड़कर चला गया। उस रात लिली शायद नहा रही थी और बाथटब के सिंक होल से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कि बैकग्राउंड में कोई फिल्म चल रही हो। दूसरी ओर उसका दोस्त मैटी बात कर रहा है। लिली पलटकर पूछती है, क्या मैटी वहां है? क्या वो मेरी आवाज सुन पा रहा है? मैटी वहां से जवाब देता है कि वो फंसा हुआ है और उसे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। अब मैटी को किसने रोक रखा है ये कोई नहीं जानता। लिली अपनी दोस्त मार्ज को बताने की कोशिश करती है, लेकिन मार्ज उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि ऐसी बात कोई सुन ले तो लिली को फिर पागलखाने भेज देंगे। भला कौन ही इस बात पर विश्वास करेगा कि उस बाथटब के सिंक से उसने मैटी की आवाज सुनी थी। हालांकि लिली ने मैटी के बाकी दो दोस्तों टेडी और फील को यह बात बताई। अब फील तो यकीनन इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा, पर टेडी मानो विश्वास कर रहा है, मतलब वह सुनने को उत्सुक है। टेडी एक यहूदी परिवार से है और उस रात डिनर पर उसने अपने पिता को भी यही बात बताई कि क्या कोई बच्चा सिंक में फंसा मदद के लिए चीख रहा हो, ऐसा संभव है? ये सुनकर उसके पिता बस गुस्सा हो जाते हैं। वह अपने पूर्वजों की कहानी सुनाता है कि कैसे वे जान बचाकर भागे, कैसे फंसे कैदियों की चमड़ी से लैंप शेड बनते थे। वह टेडी को असल में यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि वह अपनी काल्पनिक दुनिया से निकलकर हकीकत में आए, ऐसी गलत कल्पनाएं करना वह बंद करे। और उस रात एक अजीब घटना घट जाती है। जब टेडी अपने कमरे में कॉमिक्स पढ़ रहा था तभी उसने देखा कि उसके पास का लैंप बदल गया है। वहाँ वही लैंप शेड थे जो उसके पिता के बताए अनुसार इंसानी चमड़ी से बने थे। ये देख टेडी डर जाता है, वो छटपटाने लगता है। अगले ही पल उसका भाई वहाँ आ जाता है, उसका बड़ा भाई, और तभी टेडी को एहसास होता है कि ये बस उसका एक सपना, एक कल्पना थी। टेडी फिर पूरी बात फील और लिली को बताता है। फील समझ रहा है कि कुछ तो हो रहा है, पर क्या हो रहा है? उन्हें समझ आता है कि सब कुछ मैटी की मौत से जुड़ा है। आगे की जांच के लिए वे स्थानीय पुस्तकालय जाते हैं और मैटी की मौत से जुड़ी बातें पढ़ते हैं। वहां से उन्हें जानकारी मिलती है कि मैटी को आखिरी बार उनके स्थानीय कैपिटल थिएटर में देखा गया था, जहां थिएटर के एक कर्मचारी हैंक की बेटी रोनी ने उसे देखा था। वे बच्चे रोनी से बात करने चले जाते हैं, लेकिन रोनी उन्हें देखकर बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि मैटी की मौत के बाद से पुलिस बार बार रोनी और उसके पिता को परेशान कर रही है। पुलिस रोनी के पिता यानी हैंक पर मैटी की मौत का केस थोपने की कोशिश कर रही है। हालांकि बाद में जब रोनी को पता चलता है कि लिली ने अपने बाथरूम के उस सिंक में से मैटी का आवाज ने एक गाना सुना है, तब उसे पता है कि उसने भी ऐसी आवाज सुनी है। ये कैपिटल के बेसमेंट से है। उसने पाइप के अंदर से बच्चों की चीखें, अपना ही नाम और ऐसा ही एक गाना सुना है। और ये गाना द म्यूजिक मैन नाम की एक फिल्म का गाना है। वही फिल्म जिसे मैटी कहानी की शुरुआत में उस थिएटर में बैठकर देख रहा था। तो उस फिल्म के साथ किसी न किसी तरह मैटी की मौत जुड़ी हुई है। यही बात बच्चे सोच रहे हैं। वहीं एयरबेस पर नए आए मेजर हेलन पर कुछ लोगों ने हमला कर बंदूक की नोक पर उनके नए स्टील्थ फाइटर जेट का कॉन्फ़िगरेशन पूछा, लेकिन मेजर कुछ नहीं कहते। वे अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं करते। उसी पल उसका पार्टनर पॉली वहां आता है। वे नकाबपोश बदमाशों को पीटकर भगा देते हैं। दूसरी तरफ वे बच्चे रात में छिपकर उस थिएटर में जाते हैं। रॉनी का पिता वहां काम करता था, तो वे उसके पिता से चाबी लेकर थिएटर खोलते हैं और फिल्म चलाते हैं द म्यूजिक मैन, जिस फिल्म में वो गाना है। रॉनी प्रोजेक्टर रूम में है, बाकी दर्शक सीटों पर फिल्म देख रहे हैं। फील की छोटी बहन सूजी भी वहीं है। फिल्म देखते देखते ही वे गाना सुन सकते हैं और स्क्रीन पर मैटी को भी देख सकते हैं। मैटी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान वे देखते हैं। अचानक वह उड़ने वाले जीव को छोड़ देता है जिसे मैटी ने गाड़ी में देखा था। वह जीव स्क्रीन से बाहर निकलकर बच्चों पर हमला शुरू कर देता है। वहां एक भयानक नरसंहार होता है जिसमें टेडी, फिल, सूजी सब मारे जाते हैं। रॉनी प्रोजेक्टर रूम में था इसलिए बच गया। लिली भी किसी तरह जान बचाकर थिएटर से बाहर आई, लेकिन सूजी को बचा नहीं पाई।
बल्कि सूजी के कटे हाथ अभी भी उसके पास हैं। खैर, इस घटना का पूरा दोष रॉनी के पिता हैंक पर पड़ा है, क्योंकि उस थिएटर की चाबी उसी के पास थी, साथ ही वह एक अश्वेत व्यक्ति है, तो बिना किसी उचित जांच के पहली उंगली उसी पर उठी है। दूसरी ओर मेजर लेरॉय हैमलन, या जिसे मैं लेरॉय कह रहा हूँ, वह अपने पूरे परिवार के साथ इस शहर में शिफ्ट किया है। उसकी पत्नी शार्लेट, बेटा विल को भी उसी लोकल स्कूल में दाखिला मिला है, और दाखिले के बाद ही वह वहां के बच्चों की कई शरारतों का शिकार होता है। हालांकि रिच नाम के एक और लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। दूसरी ओर विल की मां शार्लेट, वह उस शहर को अच्छी तरह घूमने और देखने निकली है, और उसे एहसास होता है कि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ अपराध हो रहे हैं और बचाने वाला कोई नहीं है। आसपास के लोग सामान्य थे, जैसे यह उनके लिए रोज की बात हो। दरअसल शार्लेट एक एक्टिविस्ट है। अपनी आंखों के सामने ऐसा अपराध होते देख वह हैरान हो जाती है कि कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा। दूसरी ओर रॉनी नाम की लड़की भी एक बुरा सपना देखती है। वह बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो रही थी, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वह किसी जानवर के पेट में है। वह पेट फाड़कर बाहर निकलती है और देखती है कि वह जानवर उसकी माँ है। शायद रॉनी की माँ उसे जन्म देते समय मर गई थी। रॉनी शायद सोचता है कि उसकी माँ उसी की वजह से मर गई, और इसी वजह से उसका यह बुरा सपना यहाँ हकीकत बन गया है। रॉनी स्वाभाविक रूप से वहाँ छटपटाने लगता है, लेकिन समय पर उसके पिता और दादी वहाँ आ जाते हैं, उसे शांत करते हैं, और रॉनी समझ जाता है कि आसपास जो हो रहा था वह असली नहीं था। फिर हम वहाँ के एक लोकल बार के कुछ दृश्य देखते हैं। वहाँ एयरफोर्स के 3 काले सैनिक बैठे ड्रिंक्स ले रहे हैं और मजे से गपशप कर रहे हैं। उसी वक्त पुलिस चीफ क्लिंट पॉवर वहाँ ड्रिंक्स के लिए आता है। तब बार के स्थानीय लोग चीफ को घेरकर पूछते हैं कि हैंक को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। असल में वे मान चुके थे कि थिएटर में हुए नरसंहार के पीछे हैंक का हाथ है, यानी रॉनी का पिता, मगर पुलिस के पास तो कोई सबूत नहीं है। खैर, वे लोग उस चीफ को धमकी देते हैं कि अगर कुछ ही दिनों में हैंक गिरफ्तार नहीं हुआ तो उसे हटाकर किसी और को बिठा देंगे। जैसा कि मैंने कहा, 3 अधिकारी वहां नशे में बातें कर रहे थे, और क्योंकि वे अश्वेत थे और उस समय नस्लवाद चरम पर था, इसी वजह से उन्हें उस बार से जाना पड़ा। मतलब दूसरे लोग देर रात तक मजाक मस्ती कर सकते थे, पर वे नहीं। उस रात नशे में धुत वे बेथ लौट रहे थे, लेकिन उन्हें गेट पर रोक दिया गया। उन अधिकारियों में से एक डिक हेलोरन था। उसने गार्ड से कहा कि अपने बॉस को बताओ कि मैं आया हूँ। जब बॉस को पता चला कि गार्ड ने डिक हेलोरन को रोका है, तो उसने तुरंत कहा कि जल्दी छोड़ दो। उसके दोस्त भी हैरान है कि ये बंदा ऐसा क्या काम करता है कि उसका नाम सुनते ही तुरंत गेट खोल दिया गया। अगले दिन सुबह उस डेयरी की एक साइट पर खुदाई चल रही है और दूर से कुछ भारतीय लोग उन पर नजर रख रहे हैं। तो उस डिगिंग साइट पर हमें वो डिक हेलोरन दिखते हैं। खैर, अजीब नाम है तो मैं उन्हें हेलोरन ही कह रहा हूँ। तो इस बंदे का काम आखिर क्या है? उसे इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उसमें एक क्षमता है, एक साइकिक क्षमता। ये सैनिक जमीन के नीचे कुछ खोज रहे हैं और हेलरन उन्हें खोजने में मदद कर रहा है। दूसरी ओर स्कूल कैंटीन में रॉनी लिली से मिलता है। रॉनी चिंतित है कि पुलिस उसके पिता को बेवजह गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। उस थिएटर में हुए नरसंहार की एकमात्र गवाह लिली थी, तो सब कुछ लिली के बयान पर निर्भर करता है। पर लिली किसी को सच सच बता नहीं पा रही कि उसने वहां क्या देखा, और अगर वह बताएगी तो सब उसे पागल समझेंगे और उसे दोबारा उसी जुनिपर हिल पागल खाने में भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ वह पुलिस चीफ भी बहुत दबाव में है। अगर वे हैंक को गिरफ्तार नहीं करते तो लोग फिर से हंगामा शुरू कर देंगे। इसी वजह से वह लिली से बयान इस तरह लेता है कि लगेगा कि सच में उस रात हैंक उस थिएटर में था। लिली ने साफ बताया कि उस रात उसने रॉनी के पिता यानी हैंक को नहीं देखा। इसका मतलब ये तो नहीं कि वह वहां नहीं थी। इसी तरह केस बनाकर वे हैंक को जबरदस्ती उठा ले गए। दूसरी ओर लिली, जो पहले से ही परेशान है, वह कुछ खरीदारी करने सुपरमार्केट जाती है और वहां भी दिन दहाड़े उसे बुरे सपने आते हैं, जैसे कि वे उसके आसपास ही हो रहे हों, जैसे वह एक भूल भुलैया में फंस गई है और वहां रखे अचार के जारों में उसे अपने पिता के शरीर के अंग दिखते हैं जो एक साथ जुड़कर लिली पर हमला करने की कोशिश करता है। लिली छटपटाती है, जिससे आसपास के लोग आ जाते हैं और लिली को होश आ जाता है। खैर, अब तक आप समझ गए होंगे कि ये बच्चे उन भयानक चीजों को हेलुसिनेट कर रहे हैं जो उनके साथ हुई हैं या जिनसे उनका संबंध है। वहीं मेजर लीरॉय पर हमला हुआ था। हमने देखा, मेजर को लगा कि हमला रचा गया था।
मतलब उसी बेस के किसी ने उस पर हमला किया था और इसकी जांच के लिए वह उच्च अधिकारियों से अपील करेगा। तब जनरल शॉ उसे रोक कर बताता है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर हुआ हमला एक टेस्ट, एक परीक्षा था। वे देख रहे थे कि कहीं बंदूक के डर से मेजर लीरॉय दुश्मनों को राज न बता दे। खैर, वह तो पास कर गया है, पर ऐसा टेस्ट क्यों लिया गया? दरअसल इस मेजर को एक और अहम मिशन का हिस्सा बनाया गया है। जैसा कि मेजर ने देखा था, उस एयरबेस में कुछ गुप्त प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। क्या है वो? खैर, वे जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसका नाम ऑपरेशन प्रिजर्व्ड है। जैसा कि हम जानते हैं, यह कोल्ड वॉर का समय है। सोवियत और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध का डर है, लेकिन जनरल शॉ को लगता है कि डेरी नाम के इस शहर के नीचे एक ऐसा हथियार छिपा है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्हें जिता देगा। क्या है वो हथियार? खैर, यह लोगों में डर पैदा करता है। यह लोगों को एक ऐसे बुरे सपने की दुनिया में फंसा देगा जहां वे खड़े खड़े मर जाएंगे। उनका मानना है कि उस हथियार के चारों ओर कुछ बीकन हैं जिन्होंने उसे घेर रखा है। तो अगर उन्हें वह एक बीकन मिल जाता है तो वे उस हथियार का सटीक लोकेशन जान जाएंगे और उसी पल उन्हें खबर मिलती है कि एक डिग साइट पर कुछ मिला है। जैसा कि हमने देखा था, हैलोरन अपनी साइकिक एबिलिटी से बता चुका है कि इस जमीन के नीचे कुछ तो है और सैनिक उसकी शक्ति से उस बीकन को ढूंढ रहे हैं। खैर, उन्हें उस जमीन के नीचे वह बीकन या जो भी वे ढूंढ रहे हैं वह नहीं मिलता है, लेकिन उसे एक पुरानी गाड़ी मिलती है जिसमें कई लाशें हैं। तो क्या यह गाड़ी? खैर, यह एक तरह का संदर्भ है जो मुख्य रूप से ईट के उपन्यास से लिया गया है। गाड़ी में जो बुलेट होल है वह लगभग 1935 के ब्रैडली गैंग नरसंहार के समय का, जिसका जिक्र स्टीफन किंग ने अपनी किताब में किया था, उसी का टच इस सीरीज में दिया गया है। और यह भी बताया गया है कि उस समय के कुछ स्थानीय लोगों ने एक अजीब प्राणी देखा था। समय था तब 1908। उस डेयरी में एक मेला लगा हुआ है। तो हम इस कम उम्र के फ्रांसिस शॉ को देखते हैं। वह अपने पिता के साथ मेला देखने आया है। वहाँ कई टेंट लगे हैं जहाँ भूत प्रेत देखने के लिए लोगों की भीड़ है। फ्रांसिस ऐसे ही एक टेंट में जाता है जहाँ वह एक आंख वाले बूढ़े को देखता है, जिसे देखकर फ्रांसिस सचमुच डर जाता है और वहाँ से भाग आता है। उसके पिता ने फ्रांसिस को एक स्लिंग शॉट, एक गुलेल उपहार में दी। बीच रास्ते में वे रुक जाते हैं। उसके पिता फ्रांसिस को एक पानी की बोतल लाने को कहते हैं। फ्रांसिस एक स्थानीय लड़की से बोतल खरीदने जाता है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने अपनी गुलेल से पानी की बोतल बदली और तभी उस आदिवासी लड़की से फ्रांसिस की दोस्ती हो गई। बाद में वे मिलने और साथ खेलने लगे और इसी समय फ्रांसिस दौड़ते दौड़ते पास के एक जंगल में घुस जाता है, जहां वह लड़की उसे बार बार मना करने की कोशिश कर रही है कि उस जंगल में न जाए। और वहीं फ्रांसिस मेले में देखे गए उस बूढ़े आदमी को फिर से देखता है, जो एक जानवर की तरह भयानक रूप ले लेता है। फ्रांसिस बहुत डर जाता है। तभी समय पर वह लड़की वहां आ जाती है, जो गुलेल से उस क्रिएचर या उस बूढ़े आदमी पर हमला करती है, जिसके चलते फ्रांसिस और वह लड़की जिसका नाम रोज है, उसे वहां से भागने का मौका मिल जाता है। तो ये फ्रांसिस ही है वर्तमान का जनरल शॉ, और शायद इसी क्रिएचर की तलाश वह कर रहा है जो इस पूरे टाउन के नीचे कहीं छिपा हुआ है। लेकिन ठीक कहाँ है, यह जानने के लिए सबसे अच्छा होगा अगर वे ऊपर से खोजें, तो शायद हैलोरन उसकी सटीक जगह जान पाएगा। इसीलिए मेजर लीरॉय और पॉली मिलकर हैलोरन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर उस डायरी शहर के ऊपर उड़ते रहते हैं, ताकि हैलोरन अपनी पावर से उस आर्टिफैक्ट या उसे बेकन का सटीक ठिकाना पता चलता है। हैलोरन अपनी शक्ति से एक अजीब जगह पहुंचता है, जो उस प्राणी का निवास, उसका मांद था, जहां चारों ओर लोगों, खासकर बच्चों के शव हवा में तैर रहे थे। वहां हैलोरन अपनी दादी को भी देखता है, जो कई साल पहले मर चुकी थी। वह भयानक चीज देखकर हैलोरन उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस समय वास्तविकता में नहीं है। पर असल में हम देखते हैं कि वह उस हेलीकॉप्टर से कूदने की कोशिश कर रहा है। समय पर लीरॉय उसे रोक देता है और वह सामान्य अवस्था में लौट आता है। जनरल शॉ खुश है कि हैलोरन ने उसे देख लिया, पर हैलोरन कहता है कि उसने उसे नहीं देखा, पर उस प्राणी ने हैलोरन को देखा है। वह जनरल को बताता है कि उस प्राणी को जगाना नहीं चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, पर क्या वह जनरल उसकी बात थोड़ी ही मानेगा? दूसरी ओर लिली को फिर से जुनिपर हिल के उसी पागलखाने में भेजा गया है। दरअसल वह उस थिएटर की कहानी सबको बताने की कोशिश कर रही है। वह बता रही है कि रॉनी के पिता यानी हैंक का कोई दोष नहीं है, बल्कि उस थिएटर में एक जीव ने उन पर हमला किया था, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसी कारण उसे पागलखाने ले जाया गया है।
जहां उसकी मुलाकात एक और नर्स इंग्रिड से होती है और इंग्रिड की एक बड़ी कहानी है। खैर, वहां से लौटकर लिली सीधे रॉनी से मिलती है और उससे माफी मांगती है। वह बताती है कि इस बार सब ठीक कर देगी। कैसे? उसने एक कैमरा का इंतजाम किया है। वो उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए जब भी उस पर हमला होगा वह अब तस्वीर खींच लेगा। तस्वीर देखकर इस बार तो सब मानेंगे, है ना? लेकिन रॉ फिल्म से तस्वीर बनाने का तरीका तो उन्हें जानना होगा। वह किसी स्थानीय लोगों से मदद नहीं ले पाएगा। तब उसे विल नाम के उस लड़के की याद आती है, मेजर लेरॉय का बेटा, जिससे रॉनी उस स्कूल में मिला था। उन्होंने विल से रिक्वेस्ट की और विल, जिसके साथ रिच भी था, वे मान जाते हैं। वहीं रोज एक स्थानीय एंटीक दुकान चलाती है। रोज वही मूल लड़की है जिसने 50 साल पहले फ्रांसिस को उस जानवर से बचाया था। अब फ्रांसिस शॉ या जनरल शॉ रोज से मिलने फिर आया है के लिए। दरअसल जनरल शॉ ने देखा है कि उनकी खुदाई वाली जगहों पर कई मूल अमेरिकी लोग नजर रख रहे हैं। अब वे स्थानीय लोगों से कोई झगड़ा नहीं चाहते। इसी बारे में वह रोज से बात करने आया है। रोज बताती है कि इन मूल अमेरिकी लोगों की कई पवित्र जगहें और टाइगा हैं, इसलिए वे नहीं चाहेंगे कि ये सैनिक उन जगहों को नष्ट करें या बर्बाद करें। इसीलिए जनरल शॉ रोज से कहता है कि वह उनकी पवित्र जगह मार्क कर दे ताकि वे डिस्टर्ब न करें। अब इसमें भी जनरल शॉ की कई चालें हैं चाणक्य। अगर वह रोज उन जगहों पर निशान लगा दे जहां खुदाई नहीं करनी है तो वे वहीं खुदाई करेंगे, क्योंकि वह जानता है कि ये मूल निवासी ही उस प्राणी के बारे में सबसे अच्छा जानते हैं। दूसरी ओर उस टावर में सभी बच्चे इकट्ठे हुए हैं। अब वे चर्चा कर रहे हैं कि तस्वीरें कैसे लें। तब उनमें से क्यूबन अमेरिकी छोटा बच्चा रिच उन्हें अपने परिवार की कुछ परंपराएं और रीति रिवाजों की कहानियां सुनाता है, जैसा उसने अपने बड़ों से सुना है। तो ऐसे ही कुछ अनुष्ठान के लिए वे एक स्थानीय कब्रिस्तान में जाते हैं। उधर मेजर ली रॉय ने हैलोवीन को अपने घर बुलाया है। हालांकि बुलाने के कई कारण हैं। वह मेजर शहर के नीचे एक शैतान छिपा है, ये स्वाभाविक है। खैर, लिली जिस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि किसी ने भूत प्रेत देखा है या नहीं, उसे इंग्रिड से ऐसा कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर रोज उस स्थानीय मूल निवासी शार्लेट से मिलने आई है। असल में उसकी शार्लेट से बहुत पहले मुलाकात हुई थी और उसे पता चला कि शार्लेट का पति मेजर लेरॉय एयर फोर्स बेस पर कोई काम कर रहा है। वही जानने रोज यहाँ आई है। हालांकि लेरॉय ने अपनी पत्नी शार्लेट को अपने मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया है, इसलिए शार्लेट कोई जवाब नहीं दे पा रही है। रोज यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उन्हें जानना है कि सैनिक वहाँ खुदाई क्यों कर रहे हैं। जनरल शॉ ने रोज से कहा था कि वे पानी के पाइप बिछाने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन रोज को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। इसी के साथ शार्लेट को यह भी पता चला है कि उसका बेटा यानी विल कुछ भूतिया गतिविधियों में शामिल है।
मतलब उन्होंने कब्रिस्तान की जो तस्वीरें ली थीं, शार्लेट ने उन्हें देख लिया। हालांकि विल ने माँ को आसपास की घटनाएं ठीक से नहीं बताई थीं। रात में उसके पिता मेजर लेरॉय वापस आते हैं, जो बेटे से पूछते हैं कि स्कूल का पहला दिन कैसा रहा। स्कूल की सारी बातें विल बता नहीं पाता, तब शार्लेट उसकी मदद करती है। शार्लोट बताती है कि पहले दिन स्कूल में ही उसे एक लड़की से प्यार हो गया, इसलिए वह चुप है। खैर, अगले दिन छुट्टी पर लीरॉय अपने बेटे को मछली पकड़ने ले गया। हालांकि वह बेटे को ज्यादा समय नहीं दे पाता, यह उसके लिए अहम है। पर तभी एक और घटना हुई। लेरॉय मछली पकड़ने वाली छड़ी लेने गया था, तभी विल को पानी के नीचे से किसी ने खींच लिया। विल देखता है कि यह उसका पिता है, जिसके पूरे शरीर पर आग लगी है। वह छटपटा रहा था। बाद में लेरॉय आकर अपने बेटे को बचा लेता है, पर पानी के नीचे कुछ भी नहीं था। लेकिन वह देखती है कि उसके बेटे के हाथ पर कुछ खरोंचें हैं, जैसे किसी जानवर ने उसका हाथ खींचा हो, और बगल से एक लाल गुब्बारा उड़ रहा है। अब इस ईंट की कहानी में लाल गुब्बारा दिखना मतलब समझो बुरा वक्त आने वाला है। लेरॉय तुरंत हॉलोरन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि ये सैनिक असल में क्या ढूंढ रहे हैं। उसके बेटे के साथ जो हुआ वह सचमुच असामान्य है। आसपास जो हो रहा है उसे समझाना संभव नहीं है। लीराई समझ गई है कि ये सैनिक जिसे ढूंढ रहे हैं उसका उसके बेटे के डर से कोई संबंध है, पर वो क्या है? हेलोरिन इसका जवाब नहीं दे पाती। वो एक साइकी है, उसका काम बस चीजें ढूंढना है। पर अपनी शक्ति का जरूरत से ज्यादा उपयोग करने के कारण हेलोरिन अब कई मुश्किलों में है। उसे अपनी मृत दादी बार बार दिख रही है। दूसरी ओर, जैसा बताया था, शार्लेट एक एक्टिविस्ट है। जब उसे पता चलता है कि स्थानीय एक अश्वेत व्यक्ति को पुलिस ने बेवजह पकड़ा है, वह तुरंत हैंक से मिलने जाती है। हैंक पर आरोप है कि उसने थिएटर में बच्चों को मारा, जो उसने नहीं किया था। पर पुलिस के पास सबूत है कि उस रात हैंक घर में नहीं था, वह घर के बाहर था। हैंक ये नहीं बता रहा कि वह कहाँ था। अगर हैंक ये नहीं बताएगा तो शार्लेट उसकी मदद कैसे करेगी? खैर, शार्लेट के कई बार पूछने पर हैंक ने आखिरकार सच बताया कि उस रात वह एक महिला के साथ था, और वह कोई साधारण नहीं बल्कि एक गोरी महिला थी, जिसे अगर आस पास के लोग या उस महिला का पति जान गया तो उसे मारकर पास के पेड़ पर लटका देंगे। उस औरत को भी मार देंगे, जो वह नहीं चाहता। मतलब हैंक बुरी तरह फंस गया है। दूसरी ओर, बच्चों के स्कूल में क्लास चल रही है। उनकी टीचर उन्हें पैरासाइट और घोंघे के बारे में समझा रही है, जिसे मार्ज नापसंद करती है। खैर, मार्ज लिली को अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती है। वह उस गर्ल्स गैंग की भी सदस्य है जिसके लीडर पैट्रिसिया ने उसे लिली के साथ प्रैंक करने को कहा है। मार्ज वही करती है जो वह सुनती है। वह लिली को उकसा रही है कि उनके स्कूल का सुंदर लड़का टिम लिली पर लाइन मार रहा है। लिली को तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन वह लिली का आत्मविश्वास बढ़ा देता है। उसे उस लड़के से बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है, पर ऐसे नहीं, पहले उसे मेकअप करना होगा। इसलिए मार्ज उसे मेकअप करवाएगी। इसी के लिए वे वॉशरूम जाते हैं। बेचारी लिली को पता भी नहीं कि उसके साथ बड़ा प्रैंक हो रहा है, लेकिन मार्ज को बाद में एहसास होता है कि लिली के साथ यह बहुत बुरा हो रहा है। उन लड़कियों की बातें सुनकर वह लिली का इतना नुकसान नहीं कर सकता। वह लिली को सच बताने ही वाला था कि उसी पल उसने देखा कि उसकी आंखें लाल हो रही हैं, और अंततः उसकी आंखें बाहर निकलकर उस घोंघे की आंखों जैसी हो गईं। जैसा उसने क्लास में देखा था, वह छटपटाते हुए आंख काटने की कोशिश करती है। आखिरकार लिली उसे बचाने आती है। लिली उसके हाथ से हथौड़ा, छेनी सब हटा देती है ताकि मार्ज खुद को नुकसान न पहुंचाए। तब तक दूसरे बच्चे आ गए थे, जिन्होंने लिली को उस हालत में देख सोचा कि शायद उसने मार्ज पर हमला किया है। वैसे भी उस स्कूल में लिली की बहुत बदनामी है। वह पहले ही 2 बार पागल खाने से होकर आ चुकी है। दूसरी ओर, मेजर लेरॉय को पता चलता है कि उसकी पत्नी शार्लोट एक स्थानीय व्यक्ति को जेल से निकालने की कोशिश कर रही है। शार्लोट ऐसे कामों के कारण कई बार फंस चुकी है, जेल भी गई है, और मेजर लेरॉय ने ही उसे बाहर निकाला है। इसलिए वह नहीं चाहता कि शार्लोट यहाँ भी कोई ऐसी हरकत करे, किसी मुसीबत में पड़े। लेकिन शार्लोट उसकी बात नहीं सुनेगी। दूसरी ओर, उस रात उनके बेटे विल को नींद नहीं आ रही थी। इसी वजह से वह अपने कमरे में लगे उस टेलीस्कोप से आसपास देख रहा था, और तभी वह देखता है कि क्लाउन जैसा भयानक दिखने वाला कोई उनके घर के सामने खड़ा है, उसकी तरफ देख रहा है। वह डर के मारे चिल्ला उठता है। उसके पिता बाहर आते हैं ये देखने के लिए कि कौन उन्हें परेशान कर रहा है, और उन्हें भी वही चीज दोबारा दिखती है। एक लाल गुब्बारा वहां से उड़ रहा है। लेरॉय अपने बॉस जनरल सॉय के पास जाता है। जनरल सॉय ने अभी तक सच नहीं बताया है। फिर वे जल्दी में किस्म, क्योंकि जिसे वे ढूंढ रहे हैं ताकन है, वह जल्द ही सो जाएगा, उसका चक्र खत्म हो जाएगा, तो उन्हें थोड़ी जल्दी करनी होगी। पर उस प्राणी को वे ढूंढेंगे कैसे? इसीलिए वे उस स्थानीय भारतीय लड़के को लाए जो उनकी खुदाई स्थलों पर नजर रख रहा था। उसका नाम टैनियल है।
और उसे उन्होंने हेलोरन के सामने बिठा दिया। हेलोरन एक साइकिक है, लोगों का मन पढ़ सकता है। जनरल सोय जानता है कि हेलोरन इस डैनियल से सारी जानकारी निकाल लेगा कि उस जगह पर क्या है या वे जो ढूंढ रहे हैं वह कहाँ छिपा है, और हेलोरन वही करता है। वह डैनियल के बचपन की यादों में खो जाता है। रोज पास थी और उनकी बातचीत से ही उन्हें असली सच्चाई पता चलती है कि इन मूल निवासियों ने जानकारी छिपा रखी है। लाखों साल पहले जब पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं रहता था, तब आकाश से एक उल्का गिरी जिसमें वह शैतानी शक्ति छिपी थी। पृथ्वी पर गिरने के बाद वह मुक्त हो गई और चारों ओर घूमने लगी, और तभी इंसानों का आगमन हुआ। बाद में लोगों को एहसास होता है कि इस शैतान को हराने की शक्ति उसी में है जिससे वह पृथ्वी पर आया, यानी वह पत्थर जिसके टुकड़ों से बनी तलवार छुरी उस प्राणी की एकमात्र कमजोरी है। लोग समझते हैं कि वह उसी पत्थर में कैद था, वही उसकी जेल थी, लेकिन पृथ्वी पर गिरने के बाद वह मुक्त हो जाता है। इसलिए लोग उस पत्थर से बने हथियार को संभाल कर रखते हैं, और उन लोगों ने उस प्राणी का नाम दगालू रखा। समय बीतता गया, साल दर साल बीतते गए, और फिर वो समय आया जब सेटलर्स उस जगह पर बसने आ गए। इन मूल निवासियों ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वे किसी की नहीं सुनते। वे उस जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं और उस प्राणी के शिकार हो जाते हैं। वह प्राणी जिसे उन्होंने द ग्लो नाम दिया है, वह उन लोगों को खाकर और शक्तिशाली हो जाता है, और अब उसकी सीमा सिर्फ जंगल नहीं बल्कि वह बाहर भी हमला करेगा। उन लोगों का नेता सेस्की, उनका युद्ध प्रमुख, तय करता है कि वे यह जगह छोड़ देंगे और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, लेकिन उसकी बेटी निकान यह ठिकाना छोड़ना नहीं चाहती और छिपकर वह तलवार व हथियार लेकर उस गुफा में चली जाती है उस जानवर को मारने के लिए। लेकिन जब सेस्की देखती है कि उसकी बेटी और हथियार गायब हैं, वे उन्हें बचाने लौटते हैं और तभी वे उस ग्लो का सामना करते हैं। वह जीव हर किसी पर उसी रूप में हमला करता है जिससे वे डरते हैं, यहाँ तक कि वह बहादुर युद्ध प्रमुख यानी सेस्की भी उस जीव के सामने टिक नहीं पाता। एक दिलचस्प बात यह देखी जाती है कि वह जीव एक बसने वाले का रूप लेकर सेस्की पर हमला करता है। क्योंकि ये सेटलर्स यहाँ इनकी ज़मीन हड़पने ही आए थे, तो जाहिर है उनका वॉर चीफ इन्हीं को अपना दुश्मन मानेगा, तो वह प्राणी उसी का रूप लेकर उस पर हमला करने आया है। और वह प्राणी इतना शक्तिशाली है कि उसके हमले से सेस्की बच नहीं पाती। माँ की मृत्यु पर उसकी बेटी निकन तय करती है कि इस आतंक का अंत होना चाहिए, इसीलिए वह अपने दोस्तों के साथ उस गुफा की ओर निकल पड़ती है, उस जगह जहाँ यह प्राणी पहली बार गिरा था। जिस पत्थर से वह आया था उसी के टुकड़े लेकर उन्होंने वेस्टर्न वुड नाम के जंगल के चारों ओर गाड़ दिए। उन्होंने कुल 13 टुकड़े उस जंगल के चारों ओर गाड़ कर एक तरह की सीमा बना दी। वे जानते हैं कि वह प्राणी केवल इसी पत्थर से डरता है और वे प्रतिज्ञा लेते हैं कि भविष्य में भी वे इस स्थान की रक्षा करेंगे, इन खंभों की रक्षा करेंगे जो इस प्राणी को इस जंगल से बाहर नहीं निकलने देते। और जानते हो क्या, वह जंगल जिसमें यह जानवर फंसा है यानी वेस्टर्न वुड, वही अब डेरी शहर है। इसी वजह से ये जीव इस शहर से कभी बाहर नहीं निकल पाता। खैर, हैलोवीन जो जानना चाहता था वह सब जान चुका है। बस एक ही सवाल बाकी है कि वह खंभा कहाँ है जिसे सैनिक ढूंढ रहे हैं। डैनियल उसे एक पुराना घर दिखाता है जिसके अंदर एक पुराना कुआं है जो शहर के नीचे के टनल नेटवर्क को जोड़ता है। वहीं से वे उस खंभे तक पहुंच पाएंगे, और यह घर आपने आइट फिल्म में भी देखा होगा। खैर, सैनिक समझ गए हैं कि उन्हें कौन सा रास्ता लेना है कि जनरल शॉ तब मेजर लेरॉय को अपना मिशन बताता है कि उन्हें उस कुएं के तल से उस सुरंग में प्रवेश करना होगा जहां उन्हें शायद 13 खंभे मिलेंगे। दूसरी ओर लिली पर दोष लगाया गया है। हर कोई सोच रहा है कि उसने मार्ज पर हमला किया होगा। मार्ज को पता है इश्यू है कि यह जो उसका बुरा सपना था, तो वही सबको सच बता देगी। जब ये बच्चे अपने अड्डे पे वापस आते हैं तो देखते हैं कि उस टेंट में कोई और था और वह मैटी थी जो कहानी की शुरुआत में मर गया था, वह वापस आ गया है। मैटी बताता है कि उस अंडरग्राउंड सुरंग में रहने वाले जानवर या जोकर ने उसे फंसाया था, पर क्या उसके दोस्त जिंदा हैं? सब मर गए हैं, पर फिल शायद बचा है, और उसे बचाने के लिए ये बच्चे उस अंडरग्राउंड सीवेज में घुसने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर रोज जनरल शॉ से मिलने आती है और उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है कि वे जो काम कर रहे हैं वह गलत है। वे उस प्राणी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वे कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनरल शॉ उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसलिए रोज उनसे स्थानीय लोगों की मदद लेने का अनुरोध करती है। जनरल शॉ मान जाता है क्योंकि स्थानीय लोग उस प्राणी को बेहतर जानते हैं, इसलिए रोज डैनियल से मिलकर उसे तलवार दे देती है।
वह हथियार दे देता है जिससे वह प्राणी डरता है, याद है ना? वह हथियार जिसे इन लोगों ने इतने समय से संभाल कर रखा था। मेजर लीरॉय समझ गया होगा कि उस क्रिएचर की शक्ति इसी शहर में है। इसी वजह से वह अपने परिवार को लेकर उस शहर के बाहर चला जाता है। लेकिन उसका बेटा यानी विल, उसने तो अपने दोस्तों से वादा किया है। इसी वजह से विल किसी को बताए बिना छिपकर अपने दोस्तों के साथ उस सुरंग में घुसने के लिए आता है। लेकिन बात यह है कि इन बच्चों ने पता लगा लिया है कि वह प्राणी सबको डराता है, डराना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो वे उसे कैसे रोकेंगे? तब लिली अपनी माँ की कुछ दवाइयाँ लेकर आ जाती है। मतलब उसकी माँ की एंग्जाइटी डिप्रेशन की कुछ दवाएं, जिन्हें खाकर वे शायद शांत हो जाएंगे और मन से सारा डर निकल जाएगा, ऐसा वो सोचता है। तो हर कोई उस अंडरग्राउंड सीवेज में घुस गया है और यहीं सारे मामले होते हैं। हैलोवीन वहां मौजूद था जो अचानक गायब हो जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर बार अपनी शक्ति का उपयोग करने के बाद से अब सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर हो गया है। हैलोवीन अपनी ही यादों में फंस गया है, जहां वह अपनी दादी और दादा को देखता है। उसके दादा के हाथ में एक तरह का बक्सा है जिसे दिखाकर वह हैलोवीन को डरा रहा है कि वह बक्सा खोल देगा। उधर सुरंग में घुसते ही सैनिक मरने लगे। डैनियल मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश में हथियार नीचे पानी में गिर जाता है। उधर लेरॉय और उसका दोस्त पॉली भी वहीं हैं। लेरॉय अपनी पत्नी को वहां देखता है, जो असंभव है कि वह वहां क्या कर रही है। वह समझ जाता है कि उसके दिमाग से खेला जा रहा है। तुरंत शार्लोट को गोली मार देता है। उसे लगता है कि प्राणी उसके दिमाग से खेल रहा है। वे तय करते हैं कि ऐसी अजीब चीज देखते ही वे पहले गोली चलाएंगे। दूसरी ओर वे बच्चे सुरंग के अंदर हैं। मैटी उन्हें यह कहकर उस जगह ले गया था कि फिल शायद जिंदा है, लेकिन बच्चों ने देखा कि वहां हर कोई मर चुका है जिन्हें वे ढूंढने आए थे। दूसरी ओर मैटी भी मर चुका है। इतनी देर से उनके साथ जो था वह वही भयानक प्राणी है, यानी पेनीवाइज द क्लाउन। जब बच्चों ने मैटी को देखा तो उन्होंने उसे पुलिस के हवाले करने की बात कही, पर मैटी कई बहाने बनाकर नहीं गया क्योंकि वह बच्चों को किसी भी तरह उस सुरंग में ले जाना चाहता था। अब उस जीव ने अपना असली रूप ले लिया है जिसे हम पेनीवाइज कहते हैं। उनकी भागदौड़ में लिली उनसे बिछड़ जाती है, पर सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। भागते हुए वे लीरॉय और पॉल से मिलते हैं। दूसरी ओर लीरॉय अपने बेटे को देखता है और सोचता है कि यह उसके दिमाग का खेल है, क्योंकि उसने उसे शहर के बाहर छोड़ दिया था। उस सुरंग में क्या हो रहा है ये सोचकर वह गोली चलाता है, लेकिन पॉल को एहसास होता है कि वह भी वही चीज देख रहा है। इसी वजह से वह बीच में दखल देता है और उसे गोली लग जाती है, जिससे पॉल मर जाता है। इधर लिली वहीं फंस गई। पेनोइज अब लिली के सामने आता है। वह उसके पिता का रूप लेता है जो अचारा फैक्ट्री में मरे थे। वह लिली पर हमला करने ही वाला था कि रुक गया, क्योंकि पानी के नीचे कुछ चमक रहा था जिसे देखकर पेनविच डरकर भाग गया। क्या थी वह चीज? वह शर्ट थी। डैनियल ने फेंका। फिर लिली उसे मिलता है और एहसास होता है कि यह प्राणी इस चीज से डरता है, जिससे लिली की जान बच जाती है। दूसरी ओर हेलोरन मिल नहीं रहा था, जो अपने ही एक सपने में फंस गया था, जहां उसका दादा उसे एक बक्सा खोलने के लिए डरा रहा था। खैर, वह आखिरकार उस बक्से को खोल देता है। हेलोरन सामान्य तो हो जाता है, पर उसे अपने आसपास मृत लोग दिखते हैं, यानी वह आत्माएं देख रहा है। दूसरी ओर रॉनी के पिता यानी हैंक को तो जेल भेजा जा रहा है, शक के साथ। शार्लेट ने बहुत कोशिश की थी, पर उनके पास कोई खास सबूत नहीं था। पर बाद में एक और घटना घट जाती है। उसे जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था, उसी गाड़ी में एक दुर्घटना हो जाती है। गाड़ी के अंदर बैठे लगभग सभी लोग मर जाते हैं, पर हैंक वहां से जिंदा बच निकलता है। हैंक इंग्रिड से मिलने चला जाता है और याद है ना, हैंक ने कहा था कि उसका एक गोरी महिला के साथ संबंध है। इंग्रिड ही हैंक को छिपने में मदद कर रही है, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि पेनीवाइज अपने पूरे रूप में आ गया है। उस भयानक जोकर का असली रूप हमने देख लिया है, लेकिन वह सबको क्यों डरा रहा है और उसका मकसद क्या है? लोगों को, खासकर बच्चों को डराकर उसे क्या फायदा? और अलग समय में अलग ब्रह्मांड से आए इस जीव को लोग कैसे रोकेंगे, और वह ऐसे जोकर का रूप क्यों लेता है? सारे जवाब इस सीरीज के अगले वीडियो में जानेंगे। एक वीडियो में सब कुछ समझाना संभव नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता। इसलिए इस सीरीज को 2 पार्ट में बनाने का फैसला किया। पर इतना तय है कि दूसरे पार्ट में कुछ भयानक होने वाला है, कुल मिलाकर कुछ जबरदस्त। तो मिलते हैं वहां। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। पसंद आए तो लाइक करें, चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो